हेलो बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। ठीक है भैया, जल्दी से एक बार आ जाओ और जय श्री श्याम बोल दो सारे बच्चे आके एक बार। तो आज भैया देखो हम लोग लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसा आपको पता है कि उन्नति बैच हमारा चल रहा था, और उन्नति बैच में मेरे भाई अब तक हम लोग क्या कर चुके थे? अब तक सर आपने हमें 3 लेक्चर कवर कराए थे। आज बेटा हम लोग फाइनली अपना चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 का केमिस्ट्री का फिनिश करेंगे और चीज़ों को बहुत ध्यान से और क्लियरली पढ़ेंगे। तो आर यू रेडी ऑल ऑफ यू? तैयार हैं आप लोग? यस सर। चलो मेरे भैया, तो देखो बेटा अब तक हम लोग जो पढ़ चुके थे इस चैप्टर में वो बता देता हूँ मैं आपको एक बार, क्या क्या अब तक बेटा हमने पढ़ लिया था। तो बेटा पहले मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक पढ़ाया था और फिर सर ने कंटेंट ऑफ चैप्टर पढ़ाया था आपको। देन आफ्टर बेटा देखो हम लोगों ने इक्वेशंस के बारे में पढ़ा बेटा, केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, और फिर बेटा हमने देखो इसका बैलेंसिंग करना सीखा था मेरे भैयाओं। और बैलेंसिंग करने के बाद हम लोग कहाँ पहुंचे थे सर? हम लोग टाइप्स पढ़ रहे थे और टाइप्स में हमने कॉम्बिनेशन को पढ़ लिया था। और सर कॉम्बिनेशन के अलावा हमने क्या पढ़ा था सर? हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन को पढ़ लिया था। और डिकम्पोजिशन के बाद बेटा हम लोग टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन भी डिस्कस कर चुके थे। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से और बखूबी समझ में आई होगी बेटा। यहाँ पे ना हमने टाइप्स को भी पढ़ लिया था बेटा, और हमने जाना था, क्या जाना था बेटा टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन में, कि सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है ना ये 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी सर? पहली होती है हमारे पास फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है सर। दूसरी क्या होती है बताओ सर? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होती है। और सर तीसरी क्या आती है हमारे पास सर? वो होती है हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन। अब ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे, तो आज फाइनली बेटा हम लोग अपना लेक्चर नंबर 4 कवर करेंगे और कुछ और चीजें जानेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। तो आज का जो बेटा हमारा पहला टॉपिक होगा ना वो होगा एंडोथर्मिक रिएक्शंस। कौन सा होगा बताओ भैया? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। देखो एंडोथर्मिक रिएक्शंस का क्या मतलब होता है, कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे सर, एंड व्हाट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस, इसकी हम लोग बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं, समझते हैं। देखो मैंने आपसे कहा था कि केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन एक बहुत बेसिक सा चैप्टर है भैया। इसमें आपको ना सिर्फ रिएक्शन का नाम पढ़ के आप चीज़ों का अंदाजा लगा सकते हो। कैसे सर? यहाँ पे हमारे पास एंडोथर्मिक है सर, एक इसमें वर्ड आ रहा है EN, 2 लेटर्स हैं बस, EN। बहुत सही बात है सर। क्या इसको बेटा मॉडिफाई करके एंटर बना लूँ? कोई समस्या नहीं सर जी, कोई समस्या नहीं, आप बना सकते हैं, जो मर्जी बना लो, हमें क्या बात की समस्या है। और सर यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है देखो थर्मिक। बेटा थर्मिक को क्या मैं थर्मल कह सकता हूँ? भाई कह सकता हूँ ना, बोलो। बिल्कुल सर, थोड़ा थोड़ा राइमिंग तो मैच हो ही रहा है। तो सर थर्मल का मतलब तो हम जानते हैं गुरुजी। थर्मल का मतलब क्या होता है सर जी? थर्मल का मतलब होता है हीट से। किससे बताओ? हीट से होता है। तो बहुत सही बात है। इसका मतलब क्या है कि सर ये हमारे पास ना वो रिएक्शंस होंगी जिनमें बेटा एंटर, हीट एंटर का मतलब समझते हो क्या होता है? जहां सर हम लोग हीट को प्रोवाइड करते हैं और सिस्टम द्वारा बेटा हीट को अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। व्हेन सिस्टम अब्सॉर्ब हीट देन दैट काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड, कौन सा होता है बेटा? थर्मल डिकम्पोज, सॉरी चलो थर्मल डिकम्पोजिशन इसको हम कह सकते हैं। पर ना हो जब बेटा सिस्टम हीट को या बेटा किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को, भाई हीट का हमारे पास सर, हीट हमारे पास एनर्जी की एक फॉर्म होती है। तो जब बेटा ये किसी भी एनर्जी की बेटा फॉर्म को, चाहे वो हीट के फॉर्म में हो, चाहे बेटा वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब कर ले, तो सर ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। लिख देंगे इस बात को बेटा हम लोग कि द रिएक्शंस इन विच क्या होता बेटा? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ किसके बताओ बेटा? हीट के हो सकती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के हो सकती है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो सकती है, हीट इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है बेटा, मे बी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, मतलब किसी भी फॉर्म में हो सकता है बेटा, हीट से हम इसको कर सकते हैं।
तो जब बेटा किसी भी फॉर्म में, सनलाइट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, या बेटा किसी और तरीके से बेटा हम लोग एनर्जी क्या करते थे सर, जब हम लोग ना सर जी एनर्जी को एब्जॉर्ब करवाते हैं कि सिस्टम बेटा एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो सर ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बताओ सर, इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या लिखा मैंने कि द रिएक्शन विच एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी और ईटीसी इज एब्जॉर्ब्ड। तो जहां सर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है सर, ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं सर, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब देखो एग्जांपल क्या बन जाएंगे सर, जो हमने कल जितने भी सारे डिकम्पोजिशन के टाइप पढ़े थे, मान लो बेटा देखो मैंने यहाँ पे लिखा कैल्शियम कार्बोनेट लिखा था बेटा मैंने, अब इसको मैं हीट कर दूं फॉर एग्जांपल, देखो बेटा मैं इसको हीट कर रहा हूँ, इट मीन्स आई एम गिविंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब डिकम्पोज होगा भैया, ये क्या बनाएगा देखो CaO प्लस CO2 का फॉर्मेशन करेगा। सर ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट था, कैल्शियम कार्बोनेट था, और जब इसको हमने हीट किया तो सर इन दी प्रेजेंस ऑफ हीट इसने क्या किया सर, इसने कैल्शियम ऑक्साइड का और किसका बताओ CO2 का, बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड का इसने फॉर्मेशन कर दिया। तो सर जब कोई भी रिएक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं सर, हम लोग किसी भी फॉर्म में हम लोग बेटा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या हो रहा है सर जी, अब कोई सिस्टम बेटा उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको गेन कर रहा है, तो ऐसी ही रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन कह देते हैं। जैसे मान लो बेटा हमने H2O2 लिया था भाई, वाटर हमने लिया, H2O पानी लिया बेटा हमने, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई हमने इसके अंदर। अब जब बेटा मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा रहा हूँ तो इट मीन्स व्हाट कि बेटा मैंने इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में या बेटा मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जीज को दी है, सर टूटेगा, क्या बनाएगा बताओ, टूटेगा भाई टूटेगा, और क्या बनाएगा H2O2 का फॉर्मेशन करेगा। तो ऐसी रिएक्शंस को भैया हम लोग क्या बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। बोलो सही बात है कि नहीं है। आप FeSO4 ले लो, फेरस सल्फेट तोड़ दो बेटा हीट दे के, हीट दे रहे हैं आप लोग बेटा, क्या बनाएगा बताओ सर, Fe2O3 का फॉर्मेशन करेगा प्लस SO2 का फॉर्मेशन करेगा और प्लस SO3 का फॉर्मेशन कर देगा। तो फाइनली बेटा हम समराइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि सर ऐसी रिएक्शंस जिनमें क्या होता है सर, जिनमें हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करें और सिस्टम उस एनर्जी को अब्सॉर्ब कर ले, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं बेटा कौन सी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। कौन सी बताओ, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। समझ में आ रहा हो आप लोगों को, एक बार कमेंट करके मुझे बताते रहो समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा आपको, ठीक है। कमेंट्स आपके हम देख लेंगे, जल्दी से कमेंट करते रहिए आप लोग, फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आगे बेटा देखो हमारे पास चीज़ें क्या आने वाली हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो सर आपने हमें एक्सोथर्मिक को पढ़ाया था, आपने सर आज हमें एंडोथर्मिक को पढ़ाया। इन दोनों में सर बेसिक डिफरेंस क्या है उसको बता दीजिए, तो समझ लेते हैं बेटा। देखो एंडोथर्मिक जो बेटा हमने रिएक्शन पढ़ी है सर, इसका मतलब क्या होता है कि सर इन दी एंडोथर्मिक रिएक्शंस हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। बेटा इसमें सिस्टम के द्वारा हीट को, सर सिस्टम क्या होता है, सिस्टम बोला सिस्टम नहीं है ये अलग वाला सिस्टम है बेटा, पता है कौन सिस्टम। जैसे मान लो बेटा ये हमारा कोई यूनिवर्स हो गया, 11th क्लास हम लोग ढंग से पढ़ेंगे, थोड़ा इसके अंदर जाएंगे जब लोग ना। अब बेटा इस यूनिवर्स में एक्चुअली क्या है कि ये देखो, ये बेटा मैंने एक सिस्टम बना दिया। सर सिस्टम कैसे कह रहे हैं इसको आप लोग, अच्छा मुझे आप बताओ, जैसे मैं अभी अपनी कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, आई एम एट CCA जट्टारी। अब मैं अपने बेटा स्टूडियो में उस टाइम पे शूटिंग कर रहे हैं हम लोग। अच्छा स्टूडियो के बाहर बेटा हमारे क्लासरूम है ना, 3 से 4 हमारे 4-5 क्लासरूम्स हैं, यहाँ पर ही क्लासेस चलती हैं ऑफलाइन की। अब वो क्लासरूम जो है ना बेटा, अगर मैं पूरी बात करूँ तो CCA जट्टारी बेटा यूनिवर्स हो गया मेरा एक। बताओ क्या हो गया सर, यूनिवर्स हो गया बिल्कुल भाई। कोचिंग जो होगा ना जिसमें जितने भी सारे रूम बेटा हमारे पास, हमारा एक यूनिवर्स हो गया। अब जहाँ मैं काम कर रहा हूँ यहाँ मैं सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ सब चीज़ों को। तो जो बेटा मेरे अंडर ऑब्जर्वेशन चीज़ें हैं ना, इसको हम बोलते हैं सिस्टम, सिस्टम है। और इसके अलावा जो बेटा यूनिवर्स हो गया हमारा सर, और इसके अलावा यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं ना मेरे भैया, उसको हम क्या बोलते हैं सर, उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, सराउंडिंग कहते हैं इसको हम लोग। तो जब ये सिस्टम हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा, आप बताओ मैंने बैठ के खाना खाया, खूब सारा खाया दबा के हैं। अब क्या हुआ सर, जब आपने खाना खाया तो उससे आपको क्या मिली, अच्छा रेस्पिरेशन हुआ सर, तो ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, उससे एनर्जी मिली, बात तो सही है। बट एक्चुअली क्या बेटा कि मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी इनटेक भी तो कर रहा हूँ ना बेटा।
अब प्लांट्स हैं सर, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वो क्या करते हैं, सनलाइट से एनर्जी को यूज़ करते हैं। अच्छा, बाद में क्या होता है कि वो उससे खाना बनाते हैं, फिर उसको उस एनर्जी को फ्री यूज़ करते हैं अपने लिए, वो एक अलग कंडीशन होगी। बट व्हेन दे अब्सॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, इट्स अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। बोलो यस नो, सही बात है कि नहीं, बता दो एक बार। बिल्कुल सर। तो जब भी ये सिस्टम बेटा एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा सर, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन सर। और जब, है ना, जैसे फोटोसिंथेसिस बेटा हमारा कैसा हो गया, एंडोथर्मिक हो गया। और जब बेटा हमारे पास ना ये एनर्जी यहाँ से रिलीज हो जाए, मतलब सर एनर्जी निकल के जाए, तो सर ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो व्हेन हीट इज अब्सॉर्ब्ड, या बेटा एनर्जी हम कह सकते हैं किसी फॉर्म में हो सकती है एनर्जी, है ना, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सर इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक, और जब निकलेगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, बताओ बेटा, एक्सोथर्मिक कहते हैं। अच्छा, आगे देखो, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज डिक्रीज्ड। जब वो फोकस करना भैया, जब ये, अब देखो आप मुझे बताओ सर, जिस इस सराउंडिंग की एनर्जी को अगर ये सिस्टम अब्सॉर्ब कर लेगा, तो सर सराउंडिंग से क्या होगी, सर सराउंडिंग से ना एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है बेटा। अच्छा, आपने सुना होगा कि हम लोग गर्मियों में कूलर लगाते हैं, ठंडी हवा क्यों देता है, क्यों देता है बेटा, बिकॉज क्या कि सर जी वहाँ पे जो हमारे पास देखो 2-3 चीज़ें इसके अंदर आती हैं बेटा। एवापोरेशन का प्रोसेस होता है सर। एवापोरेशन क्या होता है सर जी, वाटर को आप लोग क्या करो, थोड़ा टेम्परेचर उसका बढ़ाओ तो एवापोरेट होता है, और जब बेटा वो एवापोरेट होगा ना, तो कोई भी बेटा देखो, अब जब वाटर की बात कर लो, किसी की बात कर लो सर, एट दैट टाइम इट लॉसेज एनर्जी। बोलो सही बात है कि नहीं है। जब बेटा वो एनर्जी लॉस करेगा तो एक्चुअली क्या होता है पता है, वो ना अपने जो सराउंडिंग अपनी होती है बेटा, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, अब देखो मान लो मैं क्या करूं, मैं अभी एक चीज़ समझो बहुत ध्यान से, मैं दौड़ करके आया बहुत तेजी से, मैंने 5-6 किलोमीटर दौड़ लगाई दबा के, दौड़ते भी सर आप हैं, दौड़ लगाई बेटा मैंने 5-6 किलोमीटर। उसके बाद क्या हुआ सर, अब मेरी एनर्जी डाउन हो गई, मैं फटाक से घर आया, मैंने कहा मम्मी से जूस बनाओ जल्दी से, मैं दौड़ लगा के आया हूँ, तो वहाँ बेटा मैं एनर्जी लॉस करके आया, फटाक से मैंने जूस पिया, क्या हुआ, मेरी एनर्जी बेटा इंक्रीज हुई। बोलो यस क्यों, यस नो। वही बेटा यहाँ पे होता है कि सर जब एवापोरेशन में पार्टिकल्स एवापोरेट होते हैं तो एनर्जी लॉस करते हैं, फिर वो कोशिश करते हैं कि इस एनर्जी को वापस गेन किया जाए। तो कहाँ से गेन करेंगे, एटमॉस्फेयर, जो पार्टिकल्स उनसे गेन करेंगे बेटा। तो अब एटमॉस्फेयर यानी कि सराउंडिंग जो था ना सिस्टम का सर, उसकी एनर्जी तो घट गई, इनकी बेटा क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों, क्योंकि सराउंडिंग के उन पार्टिकल्स की एनर्जी को उस सिस्टम के पार्टिकल्स ने अब्सॉर्ब कर लिया बेटा। तो ये क्या कर देता है सर, ये ना सराउंडिंग के पार्टिकल्स की एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, और सर ये क्या करता है सर, ये इंक्रीज करता है टेम्परेचर को। ये तो अपने आप से एनर्जी रिलीज करेगा और उनको और टेम्परेचर उनका बढ़ाएगा, उनको और एनर्जी दे देगा ये हीट के फॉर्म में। तो ये काम करता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेटा। तीसरा है फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर सराउंडिंग, अनफेवर्ड बाय लो टेम्परेचर सराउंडिंग। जहां बेटा देखो सराउंडिंग में लो टेम्परेचर होगा बेटा, वो फेवर करता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को, और एनर्जी मतलब रिलीज बेटा होना होती है, और यहाँ बेटा क्या होती है, अब्सॉर्ब होती है व्हेन द टेम्परेचर या व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज वेरी हाई। तो इसको बेटा हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात। अच्छा बेटा नेक्स्ट हमारे पास देखो टॉपिक आता है सर, नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा आता है, वो आता है भैया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट का एक्चुअल मतलब क्या हुआ, एक्चुअल मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से। पहले मैं हाँ इसको रख देते हैं, फिर काम की बात पे आते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि आप कितने पैसे कमाते हैं कितने कमाते हैं बेटा, देखो पता है पहले सर मेरे पास ये फ़ोन था, अब फिर क्या हुआ कि मैं मतलब थोड़ा सा बजट बढ़ गया मेरा, तो मैंने क्या सोचा कि एक काम करते हैं नया फ़ोन लेके आते हैं। तो मैंने नया बेटा ये वाला फ़ोन परचेज़ कर लिया, बाय कर लिया। अब एक्चुअली क्या हुआ, ये फ़ोन जो था ना बेटा मेरा, अब देखो बहुत ध्यान सुनना, ये पहले मेरे पास था, अब इसको अपने पास में रखता नहीं, इसको मैंने साइड हटा दिया, अब ये मेरे पास है। तो क्या हुआ बताओ बेटा क्या हुआ, बताओ क्या हुआ, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हुआ सर, इस फोन ने इस फोन को डिस्प्लेस कर दिया। बोलो सही बात है कि नहीं, बताओ एक बार जल्दी से। यस परफेक्टली सही बात है। इसी को हम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसी को हम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे मान लो मैं अभी क्लास में, आप क्लास में जाते हो, आपने कहा भैया ये फर्स्ट शीट डेली मेरी होती है, पर डे मैं यहाँ बैठता हूँ आके। दूसरा बच्चा कह रहा है जी आज मैं पहले आया हूँ तो मैं बैठूंगा, आपने कहा उससे, ध्यान देना बेटा, आपने कहा उससे
ऐसा भाई सुन, डेली मैं बैठता हूं तो आज मैं ही बैठूंगा यहाँ पे आके। तो वो कह रहा है ऐसे कैसे, मैं पहले आया हूं। तो अगर आप देखो पावरफुल है, समझ रहे हैं बात को, अगर आप पावरफुल हैं तो आप उसको डिस्प्लेस कर देंगे, कह रहा कल्टी मारो, आई विल सिट हियर। लेकिन अगर आप पावरफुल नहीं हैं, इट मीन्स आप उससे कमजोर हैं, तो कहेंगे भैया आप ही बैठ जाओ, मैं तो ऐसे कहना तो उधर बैठ जाऊंगा, देखो ये सीट खाली वहां बैठ जाऊंगा। तो चीजें बेटा दो निकल के आ गई। अगर कोई, यहां पावरफुल का बेटा मतलब क्या होगा, अगर कोई एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है तो वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। बोलो यस नो। वही चीज बेटा मैं लिखता हूं, समझता हूं कि सर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वो रिएक्शंस होती हैं, द रिएक्शंस इन विच a high reactive substance, in which a highly reactive substance या मेटल कह सकते हैं बेटा, highly reactive metal displace less reactive from the compound। तो जब क्या हो रहा है बच्चों, जब कोई हाई रिएक्टिव मेटल होगा ना भाई, और वो हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे, हटा दे कंपाउंड से, सर ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। समझना बहुत ध्यान से, हमारे पास कोई मेटल ए था सर, बी और सी ने मिलकर कंपाउंड बनाया हुआ था, इसमें बी मेटल था, ये नॉन मेटल था। बेटा फोकस करना। अब क्या हुआ, ए गया बी के पास, कह रहा है तू किसके साथ रहता है, आई will provide you all the समझ रहे हो ना क्या, all the facilities, मैं तेरे को आईफोन गिफ्ट करूंगा, है ना, घुमाने ले जाऊंगा बढ़िया बढ़िया जगह पे, खूब सारा पैसा खर्च करूंगा। तो बी क्या सोच रहा है, वैसे यार ये ठीक है, आजकल होता भी ऐसे ही है ना, समझ रहे हैं, रिलेट कर पा रहे होंगे आप, रिलेट कर पा रहे होंगे। जैसे ही बेहतर मिला चेंज कर दो, है ना। तो बेहतर मिल गया, इसको बेहतर मिला बेटा। तो बी ये क्या सोच रहा है, सी कह रहा है यार सही कह रहा भाई, तू फोकस करना मेरे भाई, फोकस करना, है ना। एक्चुअली क्या हुआ, जब ए बेटा बी के स्थान पे सी के पास आना चाह रहा है, तो सी सोच रहा है ए विल बी बेटर देन बी, तो चेंज करो, हटाओ इसे यहाँ से। क्या हुआ बताओ बेटा, हटाओ इसको बेटा, ऐसे हटा दिया। तो एक्चुअली देखो होना क्या है, आप सुनना बहुत ध्यान से, चीजें क्या होंगी सर जी, जब इसने बी को हटा दिया तो बी तो अलग जाके बैठ गया हमारा, है ना, और सर बी तो अलग जाके बैठ गया, ये बात सही है सर जी। कंपाउंड जो बन गया ना वो ए का सी के साथ बन गया। कैसा बताओ बेटा, ए का सी के साथ। देखो मेटल ने मेटल को डिस्प्लेस किया, अपने अपने को मारते हैं भैया, जब भी मारते हैं पता है आपको, अपने अपने को मारते हैं, ठीक है। डिस्प्लेस कर दिया बेटा, ए और सी का कंपाउंड जो बन गया, तो ए सी और प्लस में बी। अब सर कंडीशन समझना बहुत ध्यान से, अब जब बेटा बी सी के साथ था ना, फोकस करना, जब बेटा ये बी और सी दोनों साथ में थे, अगर ए बेटर ऑप्शन होगा तब तो सी चाहेगा बी को हटा दूं, वरना नहीं हटाएगा। तो हमेशा बेटा बेटर बनने की कोशिश करो, रास्ते कांटा अपने आप हट जाता है, ठीक है। जैसे देखो समझो, हमने भैया देखो FeSO4 की रिएक्शन करवाई Cu के साथ, तो क्या बन गया बताओ सर, CuSO4 प्लस Fe बन गया। बोलो नहीं कि सही बात है कि नहीं, बताओ सही बात है सर जी, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। आप क्यों कह रहे हैं ऐसा हो जाएगा, देखो ध्यान देना मेरे भाई, ये मैंने रिएक्शन लिखी, क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है सर। आप बस ये मत देखो कि ये ए आया इसने इसको हटा दिया, नहीं, बेटर ऑप्शन यहाँ बेटा, बेटर कौन होगा, जो हाई रिएक्टिव होगा। तो सर जो Fe होता है ना वो Cu से हाई रिएक्टिव होता है, तो FeSO4 तो बन सकता है, लेकिन FeSO4 से CuSO4 का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। अब सर जी हम कैसे समझेंगे इस बात को, हम कैसे जानेंगे इस बात को कि कौन हाई रिएक्टिव कौन लेस रिएक्टिव, कौन हाई रिएक्टिव कौन लेस रिएक्टिव, फोकस करना और समझना बेटा। अब देखो इस बात को हम समझते हैं रिएक्टिविटी सीरीज से, पढ़ेंगे पूरी सीरीज को अभी पढ़ेंगे, पहले इस रिएक्शन को समझते हैं एक बार। एक्चुअली क्या था यहाँ इस तरीके से बेटा हमारे पास एक बीकर है, और बीकर में बेटा मैंने ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाया हुआ था। सर इस बीकर में हमारे पास क्या था बताओ, ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट का बेटा क्या था, सोल्यूशन था। और सब जब सर इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने 2 आयरन के नेल्स डाल दिए सर जी, एक तो ये वाला हो गया और दूसरा बेटा हमारे पास ये वाला हो गया।
आई हैव लेफ्ट दिस फॉर एन आवर, कम से कम बेटा मैंने इसको आधे से 1 घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया। 1-2 घंटे बाद जब बेटा मैं वापस आया, है ना, आफ्टर एन आवर या 1 से 2 आवर हम कह सकते हैं, मिनिमम 1 आवर तो आपको चाहिए ही चाहिए, है ना, डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो एक्चुअली क्या हुआ सर, यहाँ पे ना डिस्प्लेसमेंट हो चुका था अब तक, यानी कि जो बेटा हमारे पास ये ना जो एक कलर था ना सॉल्यूशन का सर, वो ब्लू से पेल ग्रीन या ग्रीनिश येलो बेटा हम कह सकते हैं, ग्रीनिश येलो कह सकते हैं, या बेटा उसको हम बोल सकते हैं पेल ग्रीन हो चुका था, ये बेटा हो चुका था पेल ग्रीन। और सर कॉपर जो था ना वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो चुका था। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि इस Fe ने, इस आयरन के नील्स ने बेटा, इस आयरन के नील्स ने कॉपर को यहां से डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को यहां से डिस्प्लेस कर दिया, तो कॉपर सर जी अलग निकल गया। अब ये सॉल्यूशन किसका बन गया सर, ये बन गया फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया। अब गुरुजी बिल्कुल सही बात है, लेकिन पता है बेटा अब Cu साइड में बैठा बैठा पता है क्या कर रहा है, SO4 से कह रहा है मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, है ना। क्यों कह रहा है इस बात को, क्योंकि कॉपर कह रहा है जरूरी थोड़ी है यही सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसको तो मैं यूं 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 उड़वा दूंगा। देखो कैसे, वो जड़न के पास गया, कह रहा है जड़न से भैया मेरे साथ एक समस्या है। बोले क्या समस्या है, समस्या ये है कि भैया Fe आया और मेरे SO4 को ले गया, अब मुझे हेल्प चाहिए, आपको वो SO4 वापस लाना है, मुझे उसको उसकी औकात दिखानी है। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, है देखो इंतकाम दिखाना है इसको भैया। तो जड़न को ले आया सपोर्ट में, जड़न आया करा Fe भाई साइड, क्यों, क्योंकि दिस इज हाई रिएक्टिव। ये कैसा है सर, ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्या करेगा बोलो मेरे भाई, ये ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा बताओ सर, ये Fe को हटा देगा। अब गुरुजी आप तो हटाए जा रहे हो, अब कौन ज्यादा रिएक्टिव कौन कम रिएक्टिव, इस बात को हम कैसे समझें, इस बात को हम कैसे समझें। तो बड़ा इस बात को हम लोग समझते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प से। क्या होती है रिएक्टिविटी सीरीज, कहां से आई है रिएक्टिविटी सीरीज, इसकी बातें हम लोग करते हैं। सर रिएक्टिविटी सीरीज में ना मेटल्स को उनके रिएक्टिविटी के बेस पे अरेंज किया गया, जो ज्यादा रिएक्टिव था उसको ऊपर रखा गया, जो कम रिएक्टिव था उसको नीचे रखा गया। कैसे इसको पढ़ते हैं, कैसे इसको हम याद करते हैं, उसकी कहानी हम लोग सुनते हैं। सर सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है हमारा K, बोले तो पोटेशियम, पोटेशियम। सेकंड में हमारे पास आता है Na, बोले तो सोडियम, Ca बोले तो कैल्शियम, Mg बोले तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, है ना, Al। ठीक है बेटा, जिंक, ठीक है, जिंक, Fe, फेरस, या बेटा इसको हम क्या बोलते हैं आयरन भी कहते हैं। अच्छा एक बात और पता बेटा, इसमें ना एक और आया था आपका मेटल Sn, बोले तो टिन, ठीक है, Pv, लेड, लीड जो भी आप बोले भैया, ठीक है। इसका देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, कॉपर, मरकरी, ठीक है, गोल्ड, थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं, पूरी टिक तो आ जाएगी मेरी, है ना, हाँ, गोल्ड या सिल्वर और गोल्ड, ठीक है भैया, सिल्वर और लास्ट में आपका आ जाएगा गोल्ड। सर इसको याद कैसे कर रहे हैं हम लोग, दो इसको हम आराम से बेटा याद भी कर सकते हैं, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं सर, पोटेशियम, दो याद कैसे करना है बेटा, इसकी ट्रिक होती है याद करने की, उसको समझा देते हैं आपको एक बार। सर के मतलब बेटा लिख दो वहां पे कैलाश, कैलाश, ठीक है, नाथ, Na4 नाथ, कैलाशनाथ पूरा बन गया है ना बेटा, कैलाशनाथ का माली। तो भैया जो कैलाशनाथ में माली है वो क्या करता है सर, वो आलू जरा फीके से पकाता है, फीके से पकाता है।
तो भैया कैलाश नाथ का जो माली है ना वो आलू को थोड़ा सा फीका सा पकाता है ना। और आगे बेटा क्या लिखा हुआ देखो, पकाता है को मैच करो, है हाई कोर्ट। बेटा एच जी का मतलब देखो, एच जी का मतलब हाई, बेटा सी यू का मतलब क्या हो जाएगा, कोर्ट, है हाई कोर्ट, कोर्ट ऊपर हाई नीचे, ठीक है। आपका अपना चलती है बेटा अपनी हाई कोर्ट में, ठीक है। अच्छा आपका लिखना था, है हाई कोर्ट, आपका अपना। तो भैया हमारा ये अपना है, सिस्टम है पूरा, वहाँ पे पूरा सिस्टम है अपना। तो आपको अगर जरूरत पड़े तो कोई कॉल कर लेना, आप लोग हाई कोर्ट में जा गए हैं, पूरा सिस्टम चलता है सर का वहाँ पे। चलो देखो बड़ा ध्यान से। तो सर जी यहाँ पे आप लोग अब देखो फोकस करना मेरे भाई, जो सबसे ऊपर रखा होगा ना ये कैसा होगा सर, ये हाई रिएक्टिव मेटल होगा। और सर सबसे नीचे वाला कैसा होगा, लेस रिएक्टिव मेटल होगा। और जब सर हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं ना, तो ऑन मूविंग डाउनवर्ड जो बेटा हमारी रिएक्टिविटी होती है ना, वो क्या होती है, डिक्रीज होती है सर। रिएक्टिविटी क्या होता है बेटा, डिक्रीज होती है। यानी कि जो मेटल ऊपर की तरफ आएगा सर वो तो कैसा होगा, हाई रिएक्टिव होगा। और जो सर नीचे की तरफ आएगा वो कैसा होगा, आपका लेस रिएक्टिव होगा। एंड रिएक्टिविटी डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउनवर्ड या अप टू डाउन। अब बेटा देखो कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे पहले बेटा तो हमने पढ़ा था सर, Cu को Fe ने डिस्प्लेस कर दिया था, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर आ रहा बेटा ये हाई रिएक्टिव है। लेकिन सर Fe को Z ने डिस्प्लेस कर दिया था। इट मींस व्हाट, इट मींस दैट सर कि ये हमारे पास Zn जो है ना सर, ये Fe से ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये बात हमें समझ में आ गई बेटा, जो ऊपर होगा वो ज्यादा रिएक्टिव, नीचे वाला कम रिएक्टिव। तो ऊपर वाला नीचे वाले को जब चाहे तब डिस्प्लेस कर देता है, बुला लेता है अपने पास, बुला लेता है अपने पास। और जब बेटा अपने पास बुलाता है ना तो फिर मामला खराब हो जाता है। ऊपर वाले को याद मत करा करो, कम करा करो। किसी ने उसने तुम्हें याद कर लिया ना, दिक्कत हो जानी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई देखो नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक क्या बताओ, रिडॉक्स रिएक्शंस है। सर रिडॉक्स का मतलब क्या होता है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे बेटा। रिडॉक्स को हम डिफाइन करते हैं कि द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन and reduction takes place simultaneously. Both oxidation and क्या बताओ भैया, oxidation and reduction takes place simultaneously. तो जहां बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं सर, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं बेटा। अब सर रिडॉक्स में दो चीजें आ गई, कौन कौन सी बेटा। पहली हमारे पास आई देखो ऑक्सीडेशन, और दूसरी बेटा हमारे पास कौन सी आ जाएगी बताओ सर, दूसरी आएगी हमारे पास रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की बात करेंगे बेटा, और फिर हम लोग बात करेंगे इसकी बताओ रिडक्शन रिएक्शन की, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे। बेटा सर ने आपको एक बात स्टार्टिंग में कही थी, और वो बात क्या थी पता है सर, वो बात ऐसी थी कि आपने बताया था हमें कि जब भी बात किसी रिएक्शन की होगी ना इस चैप्टर में, तो सर उसका पहले हमें नाम पढ़ना है, और नाम पढ़ के फिर हम लोग थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं क्या इस नाम से मिल पा रहा है हमें। सर ऑक्सीडेशन में हमें एक राइमिंग सी मैच हो रही है, ऑक्स मतलब ऑक्सीजन है ना बेटा, इरिडेशन ऑक्सीडेशन, इसका मतलब क्या है सर, इसको हम एडिशन लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। थोड़ी राइमिंग से मैच हो रही थी बेटा याद करने के लिए। और सर यहाँ पे रिड्यूस रिडक्शन है ना बेटा, रिड्यूस वर्ड आ रहा है ना, तो यहाँ तो तक किसी चीज का बेटा एडिशन हो रहा है, और यहाँ सर वही चीज हमारी रिड्यूस भी हो रही है ना। तो कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि द रिएक्शन इन विच, फोकस करना बेटा, द रिएक्शन इन विच क्या बताओ, इन विच addition of oxygen, in which addition of oxygen takes place। तो जहां क्या होता बताओ, जहां सर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है सर, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ सर जी, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सा बताओ भैया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। बोलो समझ में आ गया आप लोगों को भाई, समझ में आ गया बेटा, यस नो बोलो एक बार जल्दी से, ठीक है। तो भाई देखो जहां पे ना बेटा हमारे पास क्या होगा सर, जहां पे हमारे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा सर, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो एडिशंस में थोड़ी सही कर लेना बेटा है ना, ADDTI हुआ है, इसमें भी टी लगा देना एक बार, हाँ ठीक है।
तो जहाँ बेटा हमारे पास क्या होगा, देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा सर, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं सर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ सर हमारे पास क्या होगा सर जी, यहाँ हमारे पास होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा बेटा दूसरी कहानी पता है इसमें क्या बन जाती है सर, ऑक्सीजन ऐड हो या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा ना बेटा, तो भी हम क्या कह सकते हैं बताओ, तो भी सर हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ बेटा अगर देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर बेटा क्या हो, देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, क्या हो बताओ बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, तो भी हम क्या कह सकते हैं सर, तो भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ बेटा, हमारा ऑक्सीडेशन हुआ है। अरे क्या हुआ बताओ बेटा, यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन हुआ है। दूसरा सर क्या होता है ना, इन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में क्या होगा बताओ सर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा इसके अंदर, क्या होता है बताओ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। तो सर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है बेटा, और इसमें क्या होता है सर, इसमें हमारे पास होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तीसरी कहानी क्या है बेटा, तीसरी कहानी मेरे भाई ये है कि इसमें ना फोकस करना, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं हम लोग, ठीक है भैया, फिर चीज़ों को ढंग से पढ़ लेंगे, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा हमें, है ना। चलो भाई हाँ, अब बड़ा कर लेते हैं इसको, समझ में अच्छे से आ जाएगा फिर हमें भाई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा देखो क्या हो रहा है सर, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है सर, इसमें क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। इसके बाद की कहानी क्या है सर, कहानी नंबर 3 हमारी ये है कि सर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है पता है, इंक्रीजमेंट होता है। किसमें इंक्रीजमेंट बताओ बेटा, इंक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब बेटा चार्ज होता है ना वो बढ़ जाता है इसमें, ऑक्सीडेशन स्टेट। पता है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आप 11th क्लास में पढ़ेंगे जाके, अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ भी पढ़ा दूंगा थोड़ा बहुत आपको, जितना यहाँ पे काम आएगा। और सर यहाँ पे क्या होगा सर, अगर इंक्रीज हो रहा है इधर साइड पे, तो सर यहाँ क्या होगा, डिक्रीजमेंट होगा, डिक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा सर, ठीक है। कैसे होगा गुरुजी, देखो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमारी होती है ना भैया, ये ऑक्सीडेशन स्टेट ना आप 10th लेवल में थोड़ा सा पढ़ लो बस इसके बारे में, फिर आपको 11th में पूरा इसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे सर, इस पे ना दो ही चीजें बेटा, किसी भी सबस्टांस की बेटा अगर फ्री स्टेट में कोई सबस्टांस है ना, तो फ्री स्टेट में उसकी जो बेटा OS होगी ना वो 0 होती है हमेशा। कितनी बताओ बेटा, 0। और दूसरा बेटा उसके पास चार्ज क्या आ रहा है, उसी को हम OS भी कह सकते हैं, चार्ज ऑन एनी स्पीसीज, किसी बेटा स्पीसीज के ऊपर कितना चार्ज है उसी बेटा हम क्या होता है इसकी OS कह सकते हैं। मान लो मैंने देखो यहाँ पे लिखा Na और यहाँ बेटा मैं लिख रहा हूँ देखो Na+, फोकस करना सर, सोडियम फ्री स्टेट में है तो 0, प्लस बने तो क्या होगा बेटा +1, Cl2 लिखा बेटा मैंने, ठीक है Cl2 लिखा, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ Cl-, ठीक है, फोकस करना। तो सर Cl2 में तो क्या होगी सर 0, क्योंकि फ्री स्टेट में है। सर यहाँ क्या होगी -1, क्योंकि बेटा कैसा बताओ, ये इस पे -1 चार्ज है, तो जितना भैया चार्ज होगा ना उतनी स्टेट होती है। ये बात आप लोग थोड़ा सा बस आइडिया ले लो इसका। बाकी इसके ना अब जैसे Cl हो गया बेटा, Cl हेलोजन है, और सर हेलोजन तो -1 +1 +3 +5 +7 तक स्टेट शो करते हैं, तो वो सब कहानी हम लोग 11th क्लास में जाके स्टडी कर लेंगे, पढ़ लेंगे। फिलहाल हमें इतना सही काम था। सर इसका एग्जाम्पल तो बता दो, अब एग्जाम्पल कैसे कैसे करेंगे हम लोग, अगर इसका क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे पहचानेंगे। देखो ध्यान से बेटा समझते हैं, चीज़ों को समझते हैं और पढ़ते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। बहुत बढ़िया, भी समझ में आ रहा है आप लोगों को? कमेंट कर दो जल्दी से, यस सर का कमेंट कर दो जल्दी सारे बच्चे, यस सर का कमेंट कर दो इफ़ यू आर गेटिंग द थिंग्स। जल्दी से कमेंट कर दो यस सर का, यस सर वी आर गेटिंग द थिंग्स। अरे जल्दी हाँ ना तो बोल दो भाई, सारे बच्चे बोल दो भाई जो भी क्लास में है, ठीक है, सारे बच्चे हाँ ना बोल दो भाई एक बार, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। तो भैया देखो क्या होना है, अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग और पढ़ते हैं अगली कहानी क्या है। सर इसमें ना ऑक्सीडेशन हमने पढ़ लिया सर, यहाँ हमने रिडक्शन हमने पढ़ लिया, दोनों बार हमने जान भी लिया सर। अब एग्जाम्पल कैसे, मान लो बेटा देखो हमने CuO की रिएक्शन कराई Zn के साथ। सर Zn तो हाई रिएक्टिव है, आपने जे क्या कर दिया, गलत काम कर दिया, इसको ये हटा देगा, और जब बेटा हटा देगा तो क्या बनाएगा बताओ, ZnO + Cu का फॉर्मेशन कर देगा। सर यहाँ पे Cu +2 स्टेट पे था, सर यहाँ Cu फ्री स्टेट पहुंच गया तो 0 हो जाएगा।
सर जिंक यहाँ 0 पे था, यहाँ सर +2 पहुंच गया। ओ सर यहाँ भी -2 था, यहाँ भी -2 था। अब देखो बेटा फोकस करना मेरी बात पे, ध्यान देना इस बात पे। सर जिंक जो हमारा बेटा कॉपर है ना वो +2 से 0 पहुंचा है। सर डिक्रीजमेंट हुआ है स्टेट में। अरे बेटा क्या हुआ बताओ, इंक्रीज या डिक्रीज? सर जी इसमें हुआ डिक्रीजमेंट। और जहां 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 डिक्रीजमेंट होगा ना भैया, वहां वहां क्या होगा, रिडक्शन होगा। बेटा वहां वहां क्या होगा बताओ, रिडक्शन होगा। तो क्या हुआ यहाँ पे? सर यहाँ पे हुआ है रिडक्शन। क्या हुआ बेटा? रिडक्शन। और जिंक सर क्या हो रहा है, जिंक सर 0 से +2 पहुंचा। स्किप्ड स्टेट में क्या हुआ, इंक्रीजमेंट हुआ है। अरे क्या हुआ बेटा, इंक्रीजमेंट हुआ है। तो यहाँ क्या हो रहा है बोलो, ऑक्सीडेशन। एक बात बेटा हम लोग और समझ गए। सर वो बात क्या है, बात ऐसी है कि सर पहले कॉपर के पास ऑक्सीजन था, अब कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है। सर पहले जिंक के पास ऑक्सीजन नहीं था, अब इसके पास ऑक्सीजन है। इट मींस व्हाट सर, जिसमें रिडक्शन, जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है वो कौन सी रिएक्शन बताओ, रिडक्शन। जहां सर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है वो कौन सी रिएक्शन बेटा, वो हो गई हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? बोलो एक बार। अरे हाँ ना बोल दो, आई एम टेकिंग योर कमेंट्स। जल्दी हाँ ना बोल दो एक बार, जल्दी से बेटा हाँ ना बोलो। सबको समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाए भाई। ठीक है, तो इस तरीके से और समझते लेते बेटा। जैसे मान लो हमसे कहा है कि अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग समझते हैं सारे बेटा, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और रिडॉक्स रिएक्शंस है ना। कैसे? सर जी आपने जब कॉपर सल्फेट के साथ Fe की रिएक्शन करवाई थी तो इसने FeSO4 का फॉर्मेशन किया था। कॉपर कोने में बैठा था और कह रहा था क्या, मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। फोकस करो बेटा, देखो Fe0 सर यहाँ Fe कितना है, +2 पहुंच गया है भाई। ये -2 बेटा SO4, यहाँ भी -2 है। सर कॉपर +2 पे था, इधर 0 पहुंच गया है। अब फोकस करो, +2 से 0, अरे क्या हुआ, डिक्रीज या इंक्रीज? सर डिक्रीज। और जहां जहां होगा ना डिक्रीजमेंट, सर जहां जहां होगा डिक्रीजमेंट वहां बेटा क्या होगा बताए, रिडक्शन होगा। सर जी क्या होगा, रिडक्शन होगा। यहाँ सर 0 से +2 पहुंचा, इसका मतलब क्या है सर, यहाँ पे हो रहा है इंक्रीजमेंट। मतलब बेटा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? तो इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या होता है रिडक्शन, क्या होता है हमारा ऑक्सीडेशन। अब कोई रिएक्शन आएगी फोड़ दोगे। क्वेश्चंस कराऊंगा बहुत सारे, नो टेंशन नो टेंशन, क्वेश्चन बहुत सारे कराए जाएंगे। ठीक है, चलो मेरे भाई आगे बढ़े। और लास्ट बेटा हमारे पास टाइप इसका आ गया, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट का बेटा मतलब क्या होता है, इसको समझेंगे, पढ़ेंगे और सुनेंगे कहानी को। सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग क्या पढ़ने वाले पता है, ये बेटा हमारे पास वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें कैसे, पहले एग्जांपल लेते हैं फिर समझते हैं। ठीक है सर, मैंने HCl को जब मैंने NaOH के साथ ट्रीट करवाया था तो सर इसने क्या किया, एक्चुअली इसने क्या किया पता है, यहां सर ना ये एक आयनिक रिएक्शन हो गई। और सर पता है आयनिक रिएक्शंस क्या करती हैं सर, ये हमारे पास H+ था, ये हमारे पास Cl- था। देखो जहां जहां फोकस करना मेरे भैया, आज का दौर कुछ ऐसा है ना, इसने H+ ने OH- को देखा, इसका मन करा Cl को छोड़ते हैं, OH तो बहुत बढ़िया है, OH के पास चलते हैं, चला गया OH के पास चला गया और इसने वाटर का फॉर्मेशन कर दिया। कौन बैठा है, Na बेचारा रह गया अकेला, इधर Cl अकेला रह गया, सोच रहा है, सोच रहा है, सोच में बैठा है, बड़ा परेशान है। क्यों? क्योंकि उसका H जो है ना छोड़ के चला गया भाई उसको। अब कब उसने क्या सोचा, कब तक इसके मतलब इसके लिए रोता रहूं मैं, क्यों ना मैं भी कोई नया ढूंढ ही लूं, हो सकता है मुझे भी मिल जाए, है ना। वही तो हुआ बेटा। अब Na जब खोज में निकला ना भैया, तो ये अपने देखो पॉजिटिव पॉजिटिव कभी तो कंबाइन होंगे नहीं भैया, नेगेटिव नेगेटिव कभी कंबाइन होंगे नहीं, है ना। तो ये खोज में निकला और इसने Cl को खोज लिया, और जब बेटा इसको Cl मिल गया ना तो क्या बना इसने, बताओ सर, इसने NaCl का फॉर्मेशन कर दिया। अब ध्यान दो भाई साहब, कम कोई नहीं पड़ा, अगर H गया OH के साथ तो भैया Na गया Cl के साथ, मतलब बेटा पॉजिटिव आए नेगेटिव के पास, उसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव के पास।
अरे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस ही तो हो रहा है ना, इसके पॉजिटिव इसको नेगेटिव को एक्सचेंज कर लिया बेटा, इसके इसको कर लिया। इट मींस व्हाट, इट मींस दैट कि द रिएक्शंस इन विच, क्या बताओ बेटा, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स बिटवीन द कंपाउंड्स। तो जहां बेटा हमारे पास क्या होता है बताओ, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है सर, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ सर, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और फोकस करना मेरे भैया, HCl एक एसिड था बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था ये, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और ये सर हमारे पास बेस था, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जब बेटा कोई बेस, फोकस करना, जब बेटा कोई बेस रिएक्शन करता है एसिड के साथ तो सर वो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी बताओ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सर एक बात हम लोग और समझ गए क्या, कि न्यूट्रलाइज में हमारे पास वो रिएक्शन होगी कि द रिएक्शन in which क्या बताओ, acids react with bases, acids react with bases to form क्या बताओ भैया, सॉल्ट है, साल्ट एंड वाटर। तो जहां बेटा एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं बेटा। जैसे अभी हमने पढ़ी थी, और एग्जांपल पढ़ लेते हैं। अगर बेटा मैंने देखो सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवा दी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सर ये क्या बनाएगा, K2SO4 प्लस H2O का फॉर्मेशन कर देगा सर। अब यहाँ पे देखो सल्फ्यूरिक एसिड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देखो ये एसिड था सर, ये हमारे पास क्या था बोलो, बेस था सर। इसने क्या किया बताओ, इसने सर सॉल्ट का फॉर्मेशन कर दिया, और सर प्लस इसने क्या बना दिया बताओ, वाटर का फॉर्मेशन कर दिया। और ऐसी ही रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दो काम हो सकते हैं सर, एक तो एसिड बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है सर, दूसरी रिएक्शन हमारे पास वो हो सकती है जहां कोई दो सबस्टेंस आपस में रिएक्शन करें सर, और दो सबस्टेंस के रिएक्शन से सर क्या हो ना सर, वहां पे दो सबस्टेंस रिएक्शन तो कर जाए पर कोई एक सबस्टेंस ऐसा बचे जो उसमें डिसॉल्व ना हो। बोलो समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? कमेंट कर दो एक बार भाई, आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए जिससे कि मैं ना समझ जाऊं कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। अरे हाँ ना बोल दो जल्दी से एक बार बेटा, सब लोग हाँ या फिर ना बोल दो जल्दी से एक बार, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, प्रोसीड कर जाएंगे आगे। तो जब सर कोई सबस्टेंस, बिल्कुल यस यस ओके, तो जब बेटा कोई सबस्टेंस ना क्या करेगा बताओ, जब बेटा कोई सबस्टेंस ऐसा हो जाए जो इनसॉल्यूबल होगा ना भैया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। यानी कि द रिएक्शन इन विच the reaction in which an insoluble substance बेटा हम कह सकते हैं remains। अच्छा बेटा, जिसमें बेटा को insoluble substance रह जाता है, या सॉलिड हम कह सकते हैं बेटा, in which insoluble, या बेटा कोई सॉलिड है ना, in which a solid insoluble substance हम कह सकते हैं बेटा, ठीक है। तो इसमें सर क्या होता है पता है, इसमें क्या होता है कि जब हमने रिएक्शन बेटा करवाई है तो वहां पे कोई इंसॉल्युबल पार्ट रह जाए, और सर उस इंसॉल्युबल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं गुरुजी, उस इंसॉल्युबल पार्ट को हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बताओ बेटा, प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक है। और बेटा शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं पीपीटी, ठीक है। जैसे जब सर जी ने पता क्या किया, सर ने बेटा लेड नाइट्रेट की रिएक्शन PbNO3 की जब सर ने रिएक्शन करवा दी, किसके साथ, किसके साथ बेटा, Ki के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो बेटा ये फॉर्मेशन करता है KNO3 का, भाई देखो एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाएगा बेटा, और यहाँ बनेगा PbI2, तो जो बेटा PbI2 हमारा बनेगा ना, PbI2, हाँ इसको बैठा लेते हैं, चलो PbI2 जो बेटा बनेगा ना, ये एक सॉलिड इनसॉल्युबल पार्ट इसमें रह जाएगा। तो ऐसी रिएक्शंस को सर हम लोग क्या बोलते हैं बताओ,
सर ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं, कौन सा था बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है बात आप लोगों को? हाँ जी क्लियर है बेटा। और दूसरा हमारे पास रिएक्शन कौन सी होगी बताओ, देखो BaCl2 बेटा प्लस Na2SO4, ये बेटा हमने रिएक्शन करवाई, क्या बनाएगा बताओ सर, ये फॉर्मेशन करेगा हमारे पास किसका, बोलो बेटा बी, अच्छा एरो नहीं लगाना था बिल्कुल, BaSO4 प्लस NaCl2 NaCl लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है भैया। देखो बेटा BaSO4 क्या बनेगा सर, इसका भी हमारे पास PPT बनता है। तो जो सबस्टांस इनसॉल्यूबल रह जाता है बेटा, वैसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं बेटा। इसका पीपीटी में फॉर्म हो जाएगा जो व्हाइट कलर का बनता है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और ये हमारे पास लास्ट टाइप था किसका, रिएक्शंस का। अब छोटे से बेटा 2 टॉपिक इसमें और बचे हैं, ठीक है बेटा। अब उसको और पढ़ लेते हैं एक बार, फिर आगे कहानी खत्म करेंगे हम लोग, ठीक है जी। चैप्टर हमारा आज फिनिश हो जाएगा इस लेक्चर में भैया, फिर अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्शन बेस्ड अनसॉल्व्ड, ठीक है बेटा। एक बार कमेंट करके बता दूंगा समझ में सब कुछ आ रहा है, आई एम टेकिंग योर कमेंट्स, यस जल्दी बता दीजिए एक बार, ठीक है। रिप्लाई आपको कमेंट में टाइप करके मिल जाएगा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे बढ़ो भाई, कैसे रुक गए, बढ़ो आगे बढ़ो, बिल्कुल बढ़ गए। चलिए तो हम पढ़ चुके हैं भाई साहब, और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अगला बेटा हमारे पास टॉपिक आता है, देखो कोरोजन। जल्दी इसको खत्म करते हैं, फिर चैप्टर खत्म करेंगे हम लोग बेटा। देखो कोरोजन का एक्चुअली मतलब क्या होता है। अब बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं, इनका हम लोग कैसे कैसे यूज कर सकते हैं डेली लाइफ में, है ना। तो कैसे इसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, देखते हैं अपने चारों तरफ ऑक्सीडेशन होते हुए देखते हैं, हम समझ नहीं पाते। आपने देखा होगा जब बेटा हम लोग आयरन के आर्टिकल्स को, लोहे के बेटा हम लोग आर्टिकल्स को छत पर रखते हैं कुछ टाइम के लिए, महीने 2 महीने के लिए, तो क्या होता है सर, उसके ऊपर जंग लग जाती है। मतलब बेटा उसके ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर आ जाता है। अब ऑक्साइड का बेटा लेयर है, इसका मतलब क्या सर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दैट कि सर जी वो रिएक्शंस जिनमें सॉरी भाई साहब, जिनमें बेटा क्या होता है, जिनमें बेटा देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे बेटा कोरोजन में क्या होता है कि सर कोई भी मेटल हमारे पास होगा ना, तो मेटल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मेटल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या बेटा हम एयर लिख सकते हैं, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, ठीक है। गेट ऑक्सीडाइज्ड, सर ये एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है बेटा। एंड अ लेयर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म ओवर इट, फॉर्म्स ओवर इट। और बेटा इसी लेयर ऑफ ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, तो जंग बोलते हैं बेटा। और इस लेयर का आ जाना, ये प्रोसेस बेटा क्या कहलाता है सर, ये प्रोसेस हमारा कहलाता है कोरोजन। एंड द प्रोसेस, ठीक है बेटा, ओवर इट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या बताओ बेटा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। और सर इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन कहते हैं, ठीक है। जब देखो Fe को आपने रखा था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस आई बेटा, मॉइस्चर की प्रेजेंस आई, एयर की प्रेजेंस आई बेटा इस यहाँ पे, और इसमें क्या करें बताओ सर, इसने Fe2O3 का फॉर्मेशन कर दिया। फोकस करना भाई साहब, बहुत ध्यान से सुनना और समझना। सर यहाँ पे इसने अपने ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया सर, और सर इसमें ना कुछ देखो ना मॉइस्चर भी बेटा आएगा। तो मॉइस्चर का मतलब क्या होता है सर, इसमें कुछ मोल्स ना वाटर के और साथ में ऐड कर देंगे हम लोग, है ना, H2O मॉइस्चर। तो सर इसी को हम लोग एक्स मोल्स मैंने लिख दिया बेटा वहाँ पे ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोरोजन। सर इसका प्रिवेंशन कैसे करें सर, बचाव कैसे करें, हम तो लोहा खरीद के लाए थे घर के लिए, हमारा तो काम खराब हो गया। अब प्रिवेंशन कैसे करें, कैसे से हम बच सकते हैं बेटा, तो बेटा हम बच सकते हैं कैसे सर जी। पहला तरीका बचने का पता है क्या होता है सर, अगर हम उस पर पेंट कर देते ना आते आते ही, बाई पेंटिंग, सिंपल तरीका बेटा देखो, बाई ग्रीसिंग, ठीक है, ग्रीस कर दे बेटा अगर उसको हम लोग, बाई गैल्वेनाइजेशन। सर ये गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन स्पेलिंग क्या लिखेंगे इसकी, लिख देते हैं अभी, हाँ गैल्वेनाइजेशन। अतः बेटा इसमें क्या होता है सर, इसमें ना एक मेटल का लेयर दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाया जाता है बेटा, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं,
ठीक है भैया। जैसे आपने देखा होगा नई साइकिल जब आती है उसकी रिम बड़ी चमकीली होती है भाई साहब, चमकीले चूजे हैं, और उसको आप रफ कैसे करके हटा दो उस पर से तो नीचे कुछ और ही निकलता है। जैसे देखा ना ब्यूटी पार्लर से जब आती हैं लड़कियां तो कुछ और होता है, पानी डाल दो मुँह धो दो तो कुछ और ही निकलता है। वही लेयर जब बेटा आयरन कार्ड पर चढ़ाई जाती है ना तो वो रस्ट से बच जाता है, मतलब प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो कुछ प्रोसेस हैं जिनके बेसिस बेटा हम लोग मतलब इसको क्या कर सकते हैं बेटा, जिनके बेसिस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक हमारा जो है वो आपका बेटा होगा कौन सा बताओ, रैंसिडिटी। सर अक्सर हमने क्या देखा सर, सुबह सुबह मम्मी ने सुबह खाना बनाया, ठीक है, और फिर क्या हुआ सर जी 2-3 घंटे बाद हमने क्या चेक करा, हमने वो खाना उठाया, स्मेल कर रहे हैं तो बड़ी गंदी सी स्मेल आ रही है, टेस्ट करा तो गंदा सा टेस्ट आ रहा है। सर ये कैसे हो गया? एक्चुअली बेटा पता क्या होता है कि जो हमारे पास ऑयली और फैटी फूड्स होता है ना बेटा, ये ऑयली और फैटी फूड्स एंड फैटी फूड्स गेट ऑक्सीडाइज्ड in the presence of oxygen। बेटा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एंड बिकम टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। और भैया फिर ये टेस्टलेस और बेटा कैसे बताओ ऑर्डरलेस हो जाते हैं। सर ऑर्डरलेस का मतलब क्या है? ओडू, बताइए ऑर्डर ना, ये वाला ऑर्डर नहीं, ये वाला होता है ना ओडू नहीं, OT OUR, ऑर्डरलेस। बेटा इसका मतलब स्मेल, या बेटा हम कह सकते हैं देखो बैडली स्मेल्ड कह सकते हैं उसको हम लोग ना, ठीक है। थोड़ा इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी बोलते हैं। अब इसका हम बचाव कैसे करें, इससे हम सर कैसे बचें? आपने बेटा देखो देखा होगा सर हम 10 रुपये का चिप्स लाते हैं, है ना बेटा, यस नो बोलते रहो, मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट्स है ना। जब बेटा हम लोग देखो 10 रुपये का चिप्स लाते हैं सर जी, वहाँ में 3 तो चिप्स निकलते हैं और पूरी भरी रहती है हवा, ऐसे ही होता है बेटा, फाड़ो उसको तो पूरी हवा निकल जाती है उसमें से। बेटा वो पता है कौन सी होती है सर? वो N2 गैस होती है, उसके अंदर N2 गैस जो बेटा उसको इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है। और सर इनर्ट का मतलब होता है वो एटमॉस्फेयर जहां रिएक्शन ना हो सके, तो भैया वो उसको ऑक्सीडाइज बेटा होने से बचाती है। तो ये वाला काम होगा। तो वो गैस पता है कौन सी बेटा? N2 गैस होती है उसके अंदर। अब सर हम समझ जाएंगे, मैं N2 को निकाला उसमें से बाहर चिप्स में से हैं, और दूसरा देखो अगर उसको अपने देखो मम्मी उसको ना फ्रीज में रख देती है ना, रेफ्रिजरेटर्स में रख देती है उसको बेटा मम्मी, ठीक है, तो उसमें रख के उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठंडा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करके हम लोग। तो इस तरीके से बेटा कुछ प्रोसेस है हमारे, ठीक है, जिनकी बेटा वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं बताएं सर, जिनकी वजह से हम लोग इसको बचा सकते हैं। पता है बेटा रेफ्रिजरेटर क्या करता है सर, ये ना जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे, जो उसको खराब करने के लिए आ जाते हैं बेचारे, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो बेटा प्रोसेस होता है ना, उसको स्लो डाउन कर देता है ये खराब होने के प्रोसेस को। खराब फ्रिज में भी हो जाता है, अभी भी ना रखा हुआ खाना में ज़्यादा दिन 2-3 दिन पहले रखा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए फ्रिज का, वो खराब हो जाता है। बट बेटा ना 1-2 दिन तक वो उसको सही करके रख लेता है, क्योंकि वो ना थोड़ा प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है, और कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो मेरे भाई आज हमने इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर लिया है। आई थिंक 4th लेक्चर था ये। तो भैया देखो 4 लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म हुआ। अब अगले लेक्चर में देखो क्या तैयारी आपके लिए है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको पता है इस बार बोर्ड ने सर कुछ ऐलान कर दिया, ऐलान जंग, और हम भी उसके लिए तैयार हैं, वी आर रेडी फॉर दिस, है ना, ले पंगा। तो भाई देखो प्रीवियस ईयर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे मेरे भैया, पहले MCQs करेंगे, फिर सारे वो क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड में अब तक 2010 से लेके अब तक आए हैं, 13-14 साल हो गए कम से कम, ठीक है, सारे क्वेश्चंस करेंगे भाई साहब। तो ठीक है, करेंगे अगली वीडियो लेक्चर में। तो इस लेक्चर में देखो यहाँ तक इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। क्या मतलब टाइम का कुछ फायदा तो आपको मिला ही होगा ना मेरे भाई, आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ से सीखे, आप क्वेश्चंस को फोड़ के आओगे बोर्ड में, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।